नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने बिल्कुल फ्री बैच का जो शुभारंभ है वो किया हुआ है। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम वो सारे सब्जेक्ट करवा रहे हैं जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया और हरियाणा जीके हो गया। इन सारे सब्जेक्ट पर हम यहाँ पे टॉप 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं और यकीन मानिएगा इतना अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, अदर भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी आपकी ईजी जो स्टडी है वो हो जाएगी। काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे आप एग्ज़ाम से पहले। और हमारा यही मकसद है कि कम से कम समय में टू द पॉइंट आपको उतना ही पढ़ाया जाए जितना आपके एग्ज़ाम में आने के लिए संभावित होगा। तो हरियाणा पुलिस की जो एडवर्टाइजमेंट है वो दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट कर दी गई है। अगर कोई बच्चा जो रह गया हो, जिसने हरियाणा पुलिस का फॉर्म नहीं भरा हो, तो 8 जुलाई से पहले अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी की करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी के टॉप 500 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेली शाम को ये पार्ट आ जाएगा आपका। इससे पहले हमने हिस्ट्री के तीनों पार्ट करवाए जा चुके हैं। हिस्ट्री के तीनों पार्ट जो कि एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये तीनों पार्ट के टॉप 500 क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर वैसे आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे या फिर चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियोज़ की हम शुरुआत कर लेते हैं। और ये मैं बता दूं कि वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि टॉप 25 क्वेश्चनों में से कितने आप यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट की जो है वो शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो ये कुछ बच्चों को लगेगा कि काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, तो यकीन मानिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपकी जो परीक्षा में है वो पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा पजल करके पूछे जाते हैं जिससे जो बच्चा है वो घबरा जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस इन क्वेश्चनों को अच्छे से रीड कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो क्या 8वां स्थान है, 5वां स्थान है, 7वां स्थान है या फिर तीसरा स्थान है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुववृत्तीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र से तय की जाती है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान भी देता है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए और जितनी जानकारी ज़रूरी होगी उतनी मैं जानकारी आपको दूंगा। तो आप पेशेंस बनाए रखिए और इस वीडियो को देखिएगा। ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होगा, बट फिर भी जितना होगा आप देखिएगा। इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा, इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन सा देश आता है, क्या ऑस्ट्रेलिया आता है, चीन आता है, अमेरिका आता है या फिर रूस आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो पहले स्थान पर देश आता है वो है रशिया। तो हम बात कर लेते हैं पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की, कौन कौन सा देश किस नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पहले नंबर पर रूस आता है, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है यानी कि यूएसए आता है, चौथे नंबर पर चीन आता है, 5वें नंबर पर ब्राज़ील आता है, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें नंबर पर भारत आ रहा है, तो भारत आता है। तो ये हो गई क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो भारत में कितने स्टेट और यूटी हैं ये पूछे गए हैं। वर्तमान में पूछा गया है क्या 29 और 9 हैं, 28 और 8 हैं, 28 और 9 है, 28 और 9 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 28 राज्य हैं भारत में और 8 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया भारत में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल में फैला है। तो भारत कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल में फैला है। क्या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है, क्या 30 लाख प्लस वर्ग किलोमीटर में फैला है, क्या 25 लाख प्लस वर्ग किलोमीटर में फैला है, या फिर 34 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो इतना है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। क्या पता आपको ये दे दे कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये 2.4% है। तो ये आपको याद रखना है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत कितने प्रतिशत है, 2.4% है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया भारत का क्षेत्रफल संसार के समस्त क्षेत्रफल की स्थलीय भाग का लगभग कितने प्रतिशत है। तो अब स्थलीय भाग का पूछा गया है, पहले कुल क्षेत्रफल का पूछा गया था, अब जो स्थलीय भाग है उसका पूछा जा रहा है। तो ये देख लेते हैं, क्या 2.4% है, क्या 1.9% है, 2.1% है, या फिर 2.8% है। ऊपर हम क्वेश्चन में डिस्कस कर भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये भारत जो है संसार के समस्त क्षेत्रफल की स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में संपूर्ण विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में संपूर्ण विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है, प्रतिशत में पूछा गया है। क्या 21.5% निवास करती है, क्या 19.1% निवास करती है, 17.5% निवास करती है, या फिर 23.7% निवास करती है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। तो ये 17.5% निवास करती है भारत में, यहाँ पे देख लीजिएगा जनगणना 2011 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17.5%। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर तक है। तो ये उत्तर से दक्षिण तक पूछा गया है, यानी कि ऐसे पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ऐसे भी पूछा जाएगा। तो आपको एक लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के बारे में समझा रहा है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो अभी बात कर लेते हैं, भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितने किलोमीटर है। क्या 3214 किलोमीटर है, क्या 3110 किलोमीटर है, 3400 किलोमीटर है, या फिर 3480 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक, ये 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको ये स्थिति भी होनी चाहिए, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। इसकी जो मिनट है अक्षांश और जो अक्षांश और उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर रेखाएं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये देशांतर रेखाएं भी आपको पता होनी चाहिए, जो ये डिग्री है इनका थोड़ा सा आपको अंदाजा होना चाहिए। और उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये हम इस क्वेश्चन में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया भारत की मुख्य भूमि का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार था वो उत्तर से दक्षिण पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में जो है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं, क्या 3155 किलोमीटर है, 2789 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, या फिर 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है पूर्व से पश्चिम, ये 2933 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया भारत के कुल क्षेत्रफल में, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान ने कितने क्षेत्रफल कब्जा किया हुआ है। तो पाकिस्तान ने भारत के क्षेत्रफल पर कितना गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो ये 78,114 वर्ग किलोमीटर जो है वो क्षेत्रफल है जो उस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में गैर कानूनी ढंग से चीन ने कितने क्षेत्रफल पर कब्जा किया हुआ है। तो इस चीन ने कितने गैर क्षेत्रफल पर कब्जा किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये 37,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने गैर कानूनी ढंग से भारत के क्षेत्रफल पर कब्जा किया हुआ है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग कुल कितने गांव हैं। तो 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना अभी तक हुई ही नहीं। अब ये 2024 आ चुका है, पता नहीं अब ये जनगणना कब होगी कब नहीं होगी। इसीलिए जब तक नई जनगणना नहीं हो जाती तब तक 2011 के ही जनगणना के आंकड़े चलते रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे पूछा गया है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग कुल कितने गाँव हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन 11 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा 64,0932 ये टोटल गांव हैं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है भारत किस अक्षांश के मध्य स्थित है। तो भारत किस अक्षांश के मध्य स्थित है, तो आइए देख लेते हैं। ऊपर वैसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं, क्या पूर्वी अक्षांश के मध्य स्थित है, दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है, पश्चिमी अक्षांश के मध्य स्थित है या फिर उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री से 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो इतना भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा क्योंकि वहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सिर्फ आपको वहाँ पे ऑप्शन में पहचानना आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये पूछ भी लिया गया अक्षांशीय विस्तार, अभी मैंने बताया था भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया भारत का स्थानीय मानक समय कितना है। तो भारत का जो स्थानीय मानक समय कितना है, तो आइए देख लेते हैं। 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है, 80 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर है, 85 डिग्री 30 दक्षिणी देशांतर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर भारत का स्थानीय मानक समय है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। भारत में 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के समय को जो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है जिसको मानक समय माना गया है। भारत का जो मानक समय है GMT यानी कि ग्रीन विच टाइम से 82 डिग्री 5 पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा जो मानक समय है वो ग्रीन विच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ पे ये कर लेना, ए कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे कर लेना आप 82.5, ये 30 गलत है, ये 30 की जगह 5 कर लेना आप यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है वह काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतरण खींची जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, क्या अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, कर्क रेखाएं कहा जाता है, मकर रेखाएं कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं कहा जाता। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो वह काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया अक्षांश को डैश में दर्शाया जाता है। तो अक्षांशों को किस में दर्शाया जाता है, क्या अंशों में दर्शाया जाता है, मिनटों में दर्शाया जाता है, सेकंडों में दर्शाया जाता है या फिर इन सभी में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो अक्षांशों को अंशों में भी दर्शाया जाता है, मिनटों में भी दर्शाया जाता है और सेकंडों में भी दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है या फिर अक्षांश रेखा ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी के मध्य के चारों ओर एक काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा ग्रह को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिन्हें गोलार्ध कहा जाता है। एक उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध है। मतलब जो भूमध्य रेखा है बीचों बीच से गुजरती है, उसके ऊपर वाला जो गोलार्ध है वो उत्तरी गोलार्ध है और जो उससे नीचे वाला गोलार्ध है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो आइए देख लेते हैं। क्या छोटा नागपुर पठार स्थित है, दक्कन का पठार स्थित है, मालवा का पठार स्थित है या फिर इनमें से कोई भी स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये देख लीजिएगा मालवा का पठार स्थित है अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में मालवा का पठार स्थित है। आइए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में अवस्थित है। मालवा का पठार मध्य उत्तर भारत में पठारी क्षेत्र है। तो भारत जो ये मालवा का पठार है ये मध्य उत्तर में स्थित है, भारत में पठारी क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया सिम्बलम बाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो ये सिम्बलम बाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। झारखंड में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है, हिमाचल में अवस्थित है या फिर ओडिशा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो ये सिम्बलम बाड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितने किलोमीटर होती है। तो जो समांतर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं तो इनके जो मध्य की दूरी होती है वो कितने किलोमीटर की होती है। क्या 111 किलोमीटर की होती है, 121 किलोमीटर की होती है, 89 किलोमीटर की होती है या फिर 79 किलोमीटर की होती है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो 2 समांतर अक्षांश रेखाएं होती हैं इनके बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त एवं 90 को ध्रुव कहा जाता है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक जो अक्षांश रेखाएं होती है 0 डिग्री पर उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको माफ़ कीजिएगा 0 अक्षांश को विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत वृत्त कहा जाता है और जो 90 डिग्री पर होती है उसको ध्रुव कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आपको रखना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहा जाता है। तो ये देख लीजिए क्या कहा जाता है। क्या अक्षांश रेखा ही कहते हैं, मकर रेखा ही कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं कहते। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा प्रधान याम्योत्तर रेखा को डैश कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है, 82 डिग्री देशांतर कहा जाता है या फिर 360 डिग्री देशांतर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये 0 डिग्री देशांतर को ही प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। तो इसके बारे में बता देता हूँ। पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहलाती है, प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहलाती है या फिर ग्रीनविच रेखा भी कहलाती है। तो ये तीनों नाम एक ही के हैं। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। इतनी जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया देशांतर रेखाएं डैश होती हैं। तो क्या होती है, लंबवत होती है, समांतर होती है, समांतर नहीं होती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं होती। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये समांतर नहीं होती।
नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी डैश होती है। तो ध्रुवों से जब विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे मतलब 0 डिग्री पर तो विषुवत रेखा होती है और 90 डिग्री पर ध्रुव होते हैं। तब जब इस तरह बढ़ेंगे 0 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे तो जो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है वो घटती है या बढ़ती है, ये पूछा गया है। बढ़ती है, घटती है या फिर बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो मध्य देशांतर रेखाओं की दूरी है ये बढ़ती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा गया है विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम कितने किलोमीटर की दूरी होती है। तो विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच में अधिकतम कितने किलोमीटर की दूरी होती है? क्या 179 किलोमीटर की दूरी होती है, 111 किलोमीटर की होती है, 181 किलोमीटर की होती है या फिर 111.33 किलोमीटर की होती है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये 111.33 किलोमीटर की इनके बीच में दूरी होती है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी का जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप हमें ये करके सर्च करेंगे स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन करके, तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो स्टडी 4 है, 1 2 3 4 वाला 4 है, पब्लिक सर्विस कमीशन करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। और टेलीग्राम जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा t.me/study4 पब्लिक सर्विस कमीशन करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये तीनों लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करना आपको बेहद ज़रूरी है क्योंकि इन जितनी भी सीरीज यहाँ पे आने वाली है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड उन सभी की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में यहाँ पर दी जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो हमने टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इनका आंसर आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि कितने आप बिल्कुल ठीक कर पा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको हर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करवाई जा सके। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।